वेलकम टू एडुअन में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC के एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से पहले सबसे पहला उसका महत्व एवं अर्थ जानना जरूरी होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप 3 क्वेश्चन अपने आप से हमेशा हम लोग को यहाँ पर करना है कि ये सब्जेक्ट हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, और जब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बनता हूँ ये सब्जेक्ट से हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है। तो जब तक ये 3 क्वेश्चन अपने आप में क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ नहीं सकते। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या, क्यों और क्या इम्पोर्टेंस है, ये 3 क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है यहाँ पर, जियोग्राफी। कोई भी सब्जेक्ट का जो अर्थ है वो सब्जेक्ट के हेडिंग से ही हम लोग को यहाँ पर स्पष्ट होता है। जैसे जियोग्राफी हम देखेंगे यहाँ पर 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, या जिसको हम यहाँ पर कहते हैं भूगोल, जिसमें जियो का अर्थ या भू का अर्थ होता है जो भी सराउंडिंग में हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, पहाड़ हो, मैदान हो, या कोई भी सी यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें, या जो भी सराउंडिंग में हम चीज़ें देख रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जियो या भू। वहीं ग्राफ से ग्राफी बना। अब ये ग्राफ से ग्राफी मतलब कुछ भी चीज़ों को जियोग्राफी में जितनी भी चीज़ों का हम लोग को अध्ययन करना है, सबसे पहले उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हमको यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि जब तक मैं उसको जिस भी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है वो क्षेत्र कहाँ पर लोकेटेड है ये चीज़ ना बता पाऊंगा तो तब तक उस क्षेत्र के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकता। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, एक सपोज करो जैसे ये अर्थ है, ठीक है। सबसे पहले क्षेत्र की महत्ता हम लोग देखते हैं, क्यों ग्राफ में हम लोग को यहाँ पर व्यक्त करना किसी भी चीज़ों को यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये अर्थ का बीच वाला पॉइंट ये सभी जानते होंगे क्या है यहाँ पर, इक्वेटर के नाम से इसको जानते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि जिन भी चीज़ों का अध्ययन करना है सबसे पहले उसका लोकेशन हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन से ही हम लोग को पता चलता है वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे पॉसिबल होंगे और पेड़ पौधे होंगे कि भी नहीं होंगे। लाइक इक्वेटर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का रंग भी कैसा होगा, थोड़ा डार्क होगा, और पेड़ पौधे भी अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। वर्षावन की भी अधिकता इन क्षेत्रों में रहने वाली है। वही हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ में बढ़ते हैं तो क्या पता चलता है हम लोगों को कि ठंडकता क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, और ध्रुवों में यहाँ पर साल भर क्या जमे रहेगा, यहाँ पर बर्फ जमे रहेगा। तो कहने का मतलब जिस भी क्षेत्र का अध्ययन मुझको यहाँ पर करना है तो सबसे पहले जब तक मुझको उसका लोकेशन यहाँ पर पता नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं बता सकता कि वहाँ पर किस किस चीज़ों का सामना हम लोगों को या कौन कौन सी चुनौतियों का हम लोग को सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर साल भर यहाँ पर बर्फ जमे रहेगा तो यहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग प्रकार का देखेंगे, पेड़ पौधे कुछ अलग प्रकार का देखेंगे, जीव जंतु में भी हम लोग को भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। तो जब तक मैं ज्योग्राफी में चीज़ों को ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता तब तक मैं उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं बता सकता। और मैं उसको जब मैं यहाँ पर ग्राफ के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर पाता हूँ तो बहुत सारे प्रेडिक्शन पहले वहाँ पर बता पाता हूँ। जैसे सपोज करो लंदन हमको यहाँ पर घूमने जाना है, तो कब घूमने के लिए जाएंगे, सभी बोलेंगे कि छुट्टी में सर, नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी। अब हमको पता है कि मार्च के बाद में इस क्षेत्र में या उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में गर्मी का मौसम क्या होता है, चालू होता है। और लंदन कहाँ पर स्थित है, हम लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून ये यहाँ पर गर्मी का मौसम यहाँ पर चलते रहता है। तो हम देखेंगे अगर दिसंबर में गए तो यहाँ पर ठंडकता रहेगी, ये और नॉर्थ पोल के पास में यहाँ पर ठंडकता बढ़ते जाएगी। तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही प्रेडिक्शन लगा लिया कि यहाँ पर कौन से मौसम में जाना चाहिए या कौन से महीने में जाना चाहिए, तो जून के महीने में जाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ग्राफिकली जब किसी भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ उन क्षेत्रों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बता सकता हूँ कि वहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर पॉसिबल होगी, किस प्रकार का मौसम होगा और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को वहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो दैट मीन्स जियोग्राफी, अगेन जैसे मैंने बोला 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द जोलॉजिकल एंटिटीज़। और वो एंटिटीज़ क्या है, कहाँ पे नदियाँ स्थित है, कहाँ पर पहाड़ है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पेड़ पौधे कैसे होंगे। ये जब तक इन चीज़ों को हम लोग
ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ नहीं सकते। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको पार्ट पार्ट में तोड़ने की आप कोशिश करेंगे, उसी में ही उसका अर्थ यहाँ पर छुपा होता है। तो ज्योग्राफी हम लोग को क्या क्या चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताता है कि जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाता हूँ तो ये सब्जेक्ट हम लोग को क्या सिखाता है। देखो, हम जब प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो जिस भी एरिया में पोस्टिंग होगी वहाँ पे अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का हम लोग को सामना करना पड़ेगा। लाइक जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ पर, चलो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में मेरी पोस्टिंग जैसे हो रही है यहाँ पर बस्तर में हो रही है। बस्तर हम लोग क्या देखें हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। मान लो सरकार के डिजिटल इंडिया का अभियान हम लोग को यहाँ पर चलाना है, हम लोग को केबल बिछाना है, क्या यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा? क्या नहीं। तो हम लोग को कुछ नई स्ट्रेटेजी का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। अब जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं, ये कैसा क्षेत्र है, यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र है। उनकी ज़रूरतें कि कुछ अलग होंगी, उनकी भाषा कुछ अलग होगी। तो जब तक हम यहाँ पर उन ट्राइब्स के बारे में नहीं जानेंगे, उनके रहन सहन के बारे में नहीं जानेंगे, उनके रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तो क्या हम उनके लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं? नहीं। और जब तक मुझको यहाँ पर नहीं पता रहेगा यहाँ पर किस टाइप के मिनरल्स होंगे, तो क्या उन मिनरल्स का हम लोग उपयोग कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स सबसे पहले जिस भी क्षेत्र के बारे में हम लोग को पढ़ रहे हैं उनके बारे में एक ओवरऑल नॉलेज हम लोग को यहाँ पर होना चाहिए। और यही सब्जेक्ट हम लोग को कौन सिखाता है? यहाँ पर ज्योग्राफी बताता है। तो हमारे यहाँ पर सिलेबस में छत्तीसगढ़ पीएससी में पूरा वर्ल्ड का ज्योग्राफी नहीं है, केवल हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट में सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे क्लाइमेट से ही, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर पेड़ पौधे भी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जीव जंतु भी डिपेंड करेंगे। वहाँ पर किस टाइप के हम लोग को एटमॉस्फेयर या किस प्रकार के हम लोग को अन्य चीज़ें या फसलें हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी, ये सारा किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? ये एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड के ऊपर में ही यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे, है ना। उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर समझना होगा कि ये पूरा जो भी ब्रह्मांड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे गैलेक्सी या आकाशगंगा का निर्माण हुआ, कैसे हमारे पूरे सोलार सिस्टम या सौर प्रणाली का विकास हुआ, और कैसे हमारी अर्थ या पृथ्वी बनी। और हम देखते हैं यहाँ पर कि अर्थ के बारे में हमेशा सुनते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी क्या थी, एक गर्म गैस का गोला। तो जब गर्म गैस का गोला था तो वो कैसे यहाँ पर सॉलिड रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हुई, कैसे हम देख रहे हैं अलग अलग 7 महाद्वीप बने, ये सब एक दूसरे से यहाँ पर इंटरलिंक्ड होता है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, देन फिर गैलेक्सी का निर्माण हुआ, फिर सोलार सिस्टम का निर्माण हुआ, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, उसी के बीच में अर्थ का निर्माण हुआ, और 7 अलग अलग महाद्वीप या कॉन्टिनेंट का भी क्या हुआ, साथ ही साथ निर्माण हुआ। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो 7 महाद्वीप है या 7 जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही यहाँ पर लैंड या एक ही भूमि का क्या थे, यहाँ पर पार्ट। तो ऐसा क्या घटना घटा कि ये जो 7 अलग अलग हम महाद्वीप देख रहे हैं वो टूट कर अलग अलग जगह यहाँ पर डिसलोकेटेड होते गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पर घटी होंगी। तो इनके बारे में जानकारी कौन देगा? अपना ज्योग्राफी। तो 7 महाद्वीपों के बारे में तो हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हमको किसके बारे में पढ़ना है? भारत। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर, अभी भारत कौन से कॉन्टिनेंट में? यहाँ पर एशिया का पार्ट है। लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे कि ये जो भारत है वो अफ्रीका से क्या था, अपना चिपका हुआ था। तो ऐसी क्या घटना घटी कि भारत जो अफ्रीका से टूटकर एशिया में जाकर क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट के बाद में हम लोग देखेंगे कि भारत का यहाँ पर विकास कैसे हुआ, भारत का निर्माण यहाँ पर कैसे हुआ। ठीक है, और मेन हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, अपना भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्रह्मांड या जिसको हम यूनिवर्स के नाम से जान रहे हैं, इसका निर्माण हम लोगों को कैसे हुआ। तो इसके पीछे एक थ्योरी वर्क करती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी 1927 में जॉर्ज लेमात्रे ने दी थी, जो कि ब्रह्मांड के निर्माण से यहाँ पर संबंधित है।
ठीक है, तो शुरुआत में जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आसमान में, या हम लोग देखते हैं कि एक प्राथमिक परमाणु या हम लोग प्राइमरी, जिसको हम लोग एटम बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेंस था। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी 3-4 चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पर बताता है। एक तो सबसे पहले हम क्या देखें, ये यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। दूसरा ये बताता है कि ब्रह्मांड आज के डेट में जैसा दिखाई देता है वैसा क्यों है, क्यों आकाश गंगाएं जो हैं वो हमसे दूर होती जा रही हैं, और जितने भी हम लोग आकाशीय चीज़ें देख रहे हैं, आकाशीय पिंड देख रहे हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम से क्यों बना है। तो ये 3-4 यहाँ पर क्वेश्चन को बिग बैंग थ्योरी अपना बताता है यहाँ पर, कि कैसे एक सिंगल एटम हम देख रहे हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट में। अगर मैं बात करता हूँ जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, हम देखते हैं यहाँ पर ना ही किसी प्रकार का कोई यूनिवर्स था या जिसको ब्रह्मांड बोल रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की गैलेक्सियाँ थी या जिसको हम यहाँ पर आकाशगंगा कहते हैं, ना ही कोई ग्रह था, ना ही कोई यहाँ पर तारे थे, ना ही यहाँ पर कोई भी टाइप का हम लोग को यहाँ पर खगोलीय पिंड देखने के लिए मिलता था। ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब इसी एक सिंगल प्राइमरी एटम के अंदर में यहाँ पर दबे हुए थे। ठीक है, तो ऐसी क्या घटना घटी कि ये पूरा यूनिवर्स का यहाँ पर निर्माण हुआ, और इसी चीज़ों को बताता है, इन्हीं थ्योरी को बताता है यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार 13.7 मिलियन ईयर पूर्व इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे कि मैंने पहले बोला यहाँ पर कि प्राथमिक परमाणु। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक प्राथमिक परमाणु या सिंगल एटम में अचानक किसी कारणवश हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट के कारण ये जो प्राथमिक परमाणु टूटता है, जिसके कारण ऊर्जा चारों ओर यहाँ पर फैलती जाती है। ये ऊर्जा चारों ओर यहाँ पर फैलती जाती है। तो किसी कारणवश उस प्राथमिक परमाणु में यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और जिससे ऊर्जा चारों ओर यहाँ पर फैलती जाती है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अभी यूनिवर्स नहीं था, ना गैलेक्सी है, ना प्लेनेट है, ना स्टार्स है, ना ही किसी भी प्रकार के कोई भी हम लोग को आकाशीय पिंड हम लोग को देखने के लिए नजर आए। तो जैसे ही ये ब्लास्ट होता है तो यूनिवर्स अपना शेप लेना क्या करती है, यहाँ पर चालू करती है। देखो ब्लास्ट हुआ, एक ऊर्जा यहाँ पर तेजी से फैली, करोड़ों वर्षों तक ये फैलती गई, करोड़ों वर्षों तक ये आगे की ओर फैलती जा रही है। अब हम क्या देखते हैं, कालांतर में जो ये ऊर्जा है, अब जैसे जैसे टाइम यहाँ पर बीतता जाएगा, करोड़ों वर्ष बीतता जाएगा, तो ये जो ऊर्जा था जो कि काफ़ी गर्म था, हम देखते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, अपना ठंडा होते जाएगा। धीरे धीरे हम देखते हैं ये ठंडा होते जाएगा, और ठंडा होने के बाद में हम क्या देखते हैं कि जैसे ये ऊर्जा है, ठंडा होने के बाद में अब हम देखेंगे यहाँ पर मैटर्स या पदार्थों का निर्माण होगा। सब एटम्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण होने लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊर्जा के ठंडे होने के बाद, इन ऊर्जाओं के ठंडा होने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि पदार्थों का निर्माण हुआ, पदार्थों का निर्माण हुआ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पर बनने लगे। हम क्या देख रहे हैं कि इसी बीच में एक फोर्स इन सब के मध्य यहाँ पर काम करने लगा, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम देख रहे हैं ये जो पदार्थ है, ये जो मैटर है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये आपस में यहाँ पर संयुक्त होने लगे। ठीक है, एक दूसरे की ओर क्या होने लगे, यहाँ पर आकर्षित। अब जब ये आकर्षित होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्शन करना क्या करेंगे, यहाँ पर चालू करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और जो पदार्थ है आपस में इकट्ठा हो रहे हैं किसी एक जगह। ठीक है, तो ये देखें हम लोग गैलेक्सी पूरा शेप ले चुका है, यूनिवर्स पूरा शेप यहाँ पर ले चुका है। पदार्थों का निर्माण होना क्या हो गया, अपना चालू हो गया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आपस में यहाँ पर टकरा रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम एक प्रकार की गैस का निर्माण के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और वो गैस कौन था, अपना हाइड्रोजन। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि यूनिवर्स का निर्माण कैसा हुआ, यूनिवर्स जैसे दिखता है वैसा क्यों है। तो देखें हम, ब्लास्ट के कारण वो चारों तरफ फैल गया और यूनिवर्स क्या लिया, एक अपना
फेस लिया, ये दूर होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट के कारण ये चारों तरफ की ओर छिटका। अब हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से क्यों बनी। तो हम देखें यहाँ पर कि ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन का यहाँ पर निर्माण किए, और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स वापस से दो हाइड्रोजन को भी क्या करने लगा है, यहाँ पर संयुक्त करने लगेगा। तो हम देखते हैं कि आगे का रिएक्शन और यहाँ पर कैसे होगा। तो हम देखते हैं जब दो हाइड्रोजन आपस में हम लोग यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं, और ये किसके कारण रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं और दो हाइड्रोजन आपस में संयुक्त हो जा रहे हैं। और दो जब हाइड्रोजन यहाँ पर मिलते हैं तो एक ड्यूटेरियम बनाता है, ठीक है, 1H2 को हम क्या बोले यहाँ पर ड्यूटेरियम। और जब दो ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं तो यही क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। और यही जो रिएक्शन है वो अपनी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में यहाँ पर संयुक्त हो रहे हैं और धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होने के कारण ये हीलियम में कन्वर्ट हुए और लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या करने लगे, ये रिलीज करने लगे। तो इस प्रकार एक हीलियम गैस बना, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जितने भी एनर्जी यहाँ पर थे धूल डस्ट गैसों के फॉर्म में यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुए, यहाँ पर कन्वर्ट हुए, और यही गैसें आपस में अब क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू या नाभिकीय संलयन के थ्रू इसमें से भी एनर्जी क्या होने लगी, यहाँ पर रिलीज होने लगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये अलग अलग जगह जो यहाँ पर अब गैसों के जो बादल थे वो आपस में संयुक्त हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर गैस यहाँ पर आपस में इकट्ठा है, उसमें बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो हम क्या देखेंगे, ये बीच में सारी गैसें ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही हैं, रिएक्ट हो रही हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई, और यही किसका निर्माण किया यहाँ पर, सन, या जिसको हम लोग आज के डेट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर स्टार। सूर्य भी क्या है, एक तारा। तो यहाँ पर तारों का निर्माण होना क्या हुआ, यहाँ पर चालू हुआ, है ना। तो देख रहे हैं ना, सूर्य भी क्या है, सूर्य में भी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है या सोर्स है वो हाइड्रोजन और हीलियम का ही यहाँ पर क्या है, नाभिकीय संलयन। तो हम देख रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, कैसे गैसें बनी, और गैसें आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले रही, यहाँ पर स्टार बना ले रही। तो जब इस डायग्राम में आते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर एक सिंगल एटम यहाँ पर ब्लास्ट होकर चारों ओर यहाँ पर अपने ऊर्जा को यहाँ पर चारों ओर यहाँ पर ऊर्जा को फैलाया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, अलग अलग मैटर्स बनना या पदार्थ बनना चालू हुए। बाद में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, और यही हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में क्या होते जा रहा है, कन्वर्ट होते जा रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले किसका निर्माण किया, तारों का निर्माण। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अरबों खरबों, ये जितने भी यहाँ पर शाइनिंग पार्ट देख रहे हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं वो क्या है, अपने तारे हैं, ठीक है। तो तारों का निर्माण, तो इन्हीं, देखो ये वाला पॉइंट देखते हैं, कणों की बहुलता के कारण बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का निर्माण हुआ, और इन्हीं कणों के संगठित होने के बाद में किसका निर्माण होते जा रहा है, तारों का, और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। तो अब हम आगे देखेंगे ये ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर तारों का निर्माण, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अरबों खरबों तारों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, और तारे जो हैं वो ग्रुप में यहाँ पर रहने लगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ग्रुप में यहाँ पर तारे एक जगह यहाँ पर रहने लगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग पार्ट में यहाँ पर नाभिकीय संलयन का होना चालू हुआ और तारों का निर्माण यहाँ पर, और ये तारे जो हैं वो एक ग्रुप में रहने लगे, और इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गैलेक्सी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, ठीक है। तो इन्हीं तारों का जो समूह है आकाश गंगा है, और जो कुछ यहाँ पर धूल डस्ट या गैसें इनके बीच में रह गई उनको हम लोग क्या बोले, इंटरस्टेलर क्लाउड के नाम से जाने, या अंतर तारकीय बादल के नाम से हम लोग जाने। और यही अंतर तारकीय बादल जो है वो आगे चलकर यहाँ पर ग्रहों का रूप लेने वाले हैं। तो आकाशगंगा का निर्माण हुआ। हम लोग कौन से आकाशगंगा या कौन से गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे का पार्ट है, ठीक है। तो देख रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, कैसे एक सिंगल एटम ब्लास्ट करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण किया, हाइड्रोजन गैसों का निर्माण किया, और इन्हीं से किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर तारों का। और इन्हीं गैसों से हम आगे चल के देखेंगे यहाँ पर ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। तो ये बिग बैंग थ्योरी है,
जो कि अपने 3-4 चीज़ों को बताता है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स जैसा दिख रहा है वैसा क्यों है, क्यों हमसे यहाँ पर आकाशगंगाएं जो है वो दूर होती जा रही है, और जितनी भी आकाशीय चीज़ें हम लोग देख रहे हैं क्यों हाइड्रोजन और हीलियम से यहाँ पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारी सौर प्रणाली का विकास कैसे हुआ। अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, और मैंने बताया कि अभी भी कुछ गैसें जो हैं इन तारों के बीच में यहाँ पर अभी भी फंसी हुई हैं। अब देखते हैं कि इन तारों के सहारे में हम लोग सौर प्रणाली का विकास हम लोग देखेंगे, और जो कि हम लोग को यहाँ पर बताता है लाप्लास। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। ये नेबुलर थ्योरी में इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर सौर प्रणाली का विकास कैसे हुआ, कैसे हमारी सौर प्रणाली या सोलार सिस्टम का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो 1796 में ये सिद्धांत को देने वाला लाप्लास था। ठीक है, तो नाम से जैसे क्लियर है, मैंने पहले भी बोला कि नाम को पार्ट पार्ट में तोड़ने की कोशिश कीजिए, उसमें ही काफ़ी सारे अर्थ छुपे होते हैं। नेब्युलर जिसमें एक लैटिन शब्द है नेब्युला, जिससे मिलकर बना है यहाँ पर नेब्युलर, और नेब्युला का अर्थ होता है यहाँ पर बादल। और ये किसके बादल थे? हाँ जी, वही हाइड्रोजन और हीलियम के बादल थे, जिनसे किसका निर्माण हुआ था? अपने तारों का, और अलग अलग गैलेक्सियाँ क्या हुई थी यहाँ पर फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो सौर प्रणाली है, जैसे कि नेबुलर थ्योरी किसके बारे में बता रहा है यहाँ पर? सौर प्रणाली के बारे में बताता है कि 4.6 अरब पहले, ठीक है, यही हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो बादल हैं, जो असंख्य तारों के बीच में यहाँ पर इकट्ठे थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो किसी एक जगह यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं, इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसे हम यहाँ पर इंटरस्टेलर क्लाउड या अंतर तारकीय बादल के नाम से जाने, जो कि बीच में अभी भी यहाँ पर धूल, डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम के तौर पे यहाँ पर फंसे हुए थे, वो आपस में यहाँ पर रिएक्ट करना यहाँ पर चालू किए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर तारों के बीच में जो बादल थे, जो एक जगह यहाँ पर इकट्ठा हुए, अगेन इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो फॉर्म होना यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो सेम रिएक्शन होगा। हम क्या देखें यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन आपस में मिले और क्या बनाया? एक ड्यूटेरियम, और 2 ड्यूटेरियम आपस में मिलकर फिर क्या बनाया गया यहाँ पर? हीलियम। और इस प्रोसेस में काफ़ी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो बादल यहाँ पर फंसे हुए थे, तेजी से घूमते जो बादल यहाँ पर फंसे हुए थे, हमने क्या देखा यहाँ पर? सेंटर पे आकर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में फंसे यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर एक किसका निर्माण किया? यहाँ पर सन का निर्माण किया। हम लोग देख रहे हैं ये जो घटना है, जिसके कारण हम लोग क्या देखे? सन का निर्माण हुआ। अभी भी हम क्या देख रहे हैं? ये जो दूर यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पर क्लाउड है, जो मैटर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पदार्थ है वो आपस में क्या होते जाएंगे? अब संयुक्त होते जाएंगे, और संयुक्त होते जाएंगे, और किसका रूप लेंगे? एक लैंड मास का या एक कठोर सतह का क्या लेते जाएंगे? ये रूप लेते जाएंगे। तो आगे हम लोग कालांतर में देखते हैं ये जो क्लाउड अभी भी बाकी थे, ये आपस में, या जो मैटर यहाँ पर धूल डस्ट के जो कण थे, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण संयुक्त होकर ग्रहों का शेप लेते जाएंगे। और हम चूंकि देख रहे हैं ये सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कौन सी अवस्था में? यहाँ पर गर्म अवस्था में। तो जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बोला था कि पृथ्वी भी क्या थी? एक गर्म गैस का गोला। और इसी जो भी यहाँ पर प्रक्रिया है, उसी के सारे बीच में हमारा एक ग्रह, जिसमें हम आप सब रहते हैं, यहाँ पर पृथ्वी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं? पृथ्वी को भी क्या बोला था मैंने? गर्म गैस का गोला। और इतना ज़्यादा गर्म था यहाँ पर कि सारी चीज़ें कौन से फॉर्म में थी? यहाँ पर पिघली हुई फॉर्म में थी, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अलग अलग मैटर यहाँ पर चिपकते गए, और एक यहाँ पर ग्रह का शेप लिया या प्लैनेट का शेप लिया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पृथ्वी। ध्यान में रखना, ये गोलाकार संपूर्ण या परफेक्ट गोलाकार आकृति नहीं है। इस आकृति को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जियोड आकृति के नाम से जानते हैं, जो ध्रुवों पे क्या हुई है? अपनी चपटी हुई है। जैसे फुटबॉल को हम लोग प्रेस करते हैं ऊपर से, तो क्या होगा? ऊपर से ये थोड़ा सा कंप्रेस होगा, और साइड से क्या होगा? स्ट्रेस होगा। ऐसी आकृति किसकी है? अपने यहाँ पर पृथ्वी की है। ठीक है, तो प्रारंभ में ये काफ़ी गर्म अवस्था में थी, और अंदर की जितनी भी चीज़ें थे सब लिक्विड फॉर्म में थी। अब ये लिक्विड धीरे धीरे यहाँ पर ठंडा होते जाएगा। ठंडा होने के बाद में ये क्या लेगा? एक सरफेस का रूप लेगा।
तो जैसे ये अर्थ है, अंदर में सरफेस यहाँ पर फॉर्म होना क्या हो गया, चालू हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी गोलाकार आकृति या जो तेजी से यहाँ पर गोलाकार यहाँ पर रूप में फैल रही है, उसका मास कहाँ पे रहता है, सेंटर पे रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इकट्ठे होती जा रही हैं यहाँ पर, तो एक लैंड मास के रूप में यहाँ पर वो निर्माण हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो सातों महाद्वीप है पहले एक ही लैंड का यहाँ पर क्या थे, या एक ही भूमि का क्या थे यहाँ पर हिस्सा थे, क्योंकि जब ये पिघली सब एक जगह यहाँ पर इकट्ठे होते जा रही। तो यहीं पर हम लोग अमेरिका भी देखेंगे, यहीं पर इंडिया भी देखेंगे, अफ्रीका भी देखेंगे, एशिया भी देखेंगे, यूरोप भी देखेंगे, ये सब इसी लैंड मास का क्या है यहाँ पर पार्ट। तो ऐसे फिर कुछ ना कुछ घटना हुई होगी जिसमें ये आपस में टूटे और टूट कर क्या होते गए, यहाँ पर से अलग अलग 7 महाद्वीपों का इसने क्या किया, यहाँ पर निर्माण किया। तो खैर वो आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे कैसे यहाँ पर 7 अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, ठंडी हुई, सॉलिडिफाई हुई, जब वो एक कठोर संरचना में यहाँ पर बदली, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी, और कोई भी चीज़ें जब थोड़ी ठंडी होती है तो वो क्या होती है, यहाँ पर कंप्रेस होती है। तो ये यहाँ पर सिकुड़ी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गोलाकार आकृति यहाँ पर गोला देख रहे हैं क्या, पूरा नहीं। तो ये जब कंप्रेस हुई यहाँ पर, तो ये जो गड्ढे थे, गड्ढे में क्या बढ़ते गए, यहाँ पर पानी बढ़ता गया। तो कहने का मतलब आगे चल के इसमें क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर ओशियन फॉर्म होगा। तो जो विजिबल पार्ट हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, वो क्या कहलाया, अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट, और जिसमें ये पानी भर गया उसको हम लोग क्या बोले, यहाँ पर ओशियनिक पार्ट। तो हम लोग देखें कि ठंडा हुआ, कंप्रेस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इस पृथ्वी का क्या हुआ, यहाँ पर निर्माण हुआ। तो स्थल भी बना, आगे चलकर ये और क्या बनते गया, अपना जल भी इसमें भरता गया। तो ये थ्योरी कौन बता रहा है अपना यहाँ पर, कि पूरे सोलार सिस्टम का यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन बताया अपना यहाँ पर, नेब्यूला थ्योरी। तो हम लोग देखें कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और कैसे इन हाइड्रोजन, हीलियम और धूल, डस्ट के यहाँ पर बादल के कारण, आपस में इनके अट्रैक्शन के कारण कैसे हमारा सोलार सिस्टम यहाँ पर बना, कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ और अलग अलग ग्रहों का यहाँ पर फॉर्मेशन होता गया। तो वर्तमान में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर 8 हमारे पास में ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं, और ये 8 ग्रह किसका पार्ट है, यहाँ पर सोलार सिस्टम। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये बादल जो कि तेजी से घूम रहे हैं, ये धीरे धीरे आपस में इकट्ठा हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, नाभिकीय संलयन, बीच में किसका निर्माण हुआ, अपना सूर्य का, और जो भी यहाँ पर मैटर जो कि बचे हुए थे वो सॉलिडिफाई होकर किसका निर्माण किया, यहाँ पर ग्रहों का निर्माण किया। तो इस प्रकार हमारा सोलार सिस्टम, ठीक है, डेवलप होते होते एट प्रेजेंट हम लोग को कौन से शेप में है, इस शेप में, जिसमें बीच में अपना क्या है, सूर्य, जो कि ऊर्जा का एकमात्र हम लोग क्या देख रहे हैं, सोर्स है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ग्रहों का निर्माण होते गया। ठीक है, तो नेब्यूलर थ्योरी हम लोग का किसके बारे में बताया, यहाँ पर सौर प्रणाली का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि कैसे एक गैस का गोला अर्थ का शेप लिया, कैसे लैंड पार्ट बना, कैसे ओशनिक पार्ट बना। तो जब ये शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा गर्म था कि, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि लिक्विड फॉर्म में था, और लिक्विड जमेगा तो सबसे पहले वो क्या होगा, एक प्लेन और फ्लैट सरफेस में यहाँ पर बदलेगा। लेकिन एट प्रेजेंट हम जब यहाँ पर भूमि को देखते हैं तो कहीं पर हम लोग को क्या नज़र आता है, पहाड़ नज़र आता है, कहीं पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पठार या प्लेट्यू नज़र आता है, कहीं हम लोग क्या देखते हैं, प्लेन सरफेस या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान नज़र आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग भूमि में देख रहे हैं, फिर इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि इन सारी चीज़ों का निर्माण होगा। जैसे कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हिमालय को विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, नवीनतम कह रहे हैं, दैट मीन्स पहले था क्या वो, नहीं, पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था। तो कुछ ना कुछ घटना तो ऐसी घटी होगी जिससे किसका निर्माण हुआ, अपना हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही हम लोग देखेंगे कि एक फ्लैट सरफेस कैसे यहाँ पर पर्वतों का शेप ले रहा है, कैसे यहाँ पर पठार या प्लेट्यू का शेप ले रहा है, कैसे ये एक प्लेन यहाँ पर सरफेस बना रहा है। फिर हम लोग देखेंगे इनमें नदियाँ कैसे निकल रही हैं। तो ये धीरे धीरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो जैसे मैं क्या बोला कि ज्योग्राफी में सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, और जैसे हम क्या बोलते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और
प्रकृति में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में ही यहाँ पर परिवर्तन का परिमाण है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है और पृथ्वी का एक्सटीरियर कैसा है, तभी हम इन सब परिवर्तन के बारे में यहाँ पर समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जब तक आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग को पृथ्वी की ऊपर की संरचना, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, पठार, ये सब के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अब आंतरिक संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप ही यहाँ पर बाकी चीज़ों का निर्माण संभव हो पाएगा। तो हम लोग जैसा कि देखें कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्प्रेस, सॉलिडिफाइंग किसका निर्माण हुआ है? अपना पृथ्वी का निर्माण हुआ है। गर्म गैस का गोला था जो कि ठंडा होकर एक यहाँ पर शेप लिया और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पृथ्वी। तो जो घूमने के कारण है ना, हम लोग क्या देखे थे, शुरुआत में एक घूमता हुआ बादल था, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम क्या देख रहे हैं, ये आपस में संयुक्त होकर एक लैंड का क्या ले लिया यहाँ पर रूप ले लिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर रहते हैं? डेप्थ में रहते हैं। समझिएगा इसको, जैसे ये कोई एक बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं इसमें एक मुट्ठी अगर मैं रेत डालता हूँ और तेजी से इसको घुमा देता हूँ पानी में, तो ये सब इकट्ठा कहाँ होंगे? अपने सेंटर पर इकट्ठा होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? सेंटर पे इकट्ठा होते हैं। तभी हमने क्या देखा, जब अर्थ यहाँ पर अपना रूप लिया था तो उसका लैंड मास वाला पार्ट यहाँ पर क्या होते गया? जमते गया। तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिलती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या देखेंगे, इन्हीं चीज़ों के कारण आगे बाकी चीज़ों का निर्माण यहाँ पर संभव हो पाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए अगेन हमको कुछ यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर जांच पाए। और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने इसके लिए सिस्मिक वेव्स का या भूकंपीय तरंगों का क्या किया? इस्तेमाल किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रारंभ में ये हम मान के चलते थे कि पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण सारी लिक्विड अवस्था में थी। लेकिन बाद में जो मॉर्फोलॉजिस्ट ने और यहाँ पर परीक्षण किया जिससे ये पता चला कि अंदर में कुछ पार्ट लिक्विड अवस्था में है, कुछ पार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉलिड अवस्था में है, कुछ पार्ट लिक्विड और सॉलिड के बीच की अवस्था में। और इन सब का अध्ययन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं? सिस्मिक वेव का या भूकंपीय तरंगों का। अभी आप आगे और पढ़ेंगे यहाँ पर भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, PSL, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और जो सबसे खतरनाक होती है वो एल तरंग होती है, जिसके कारण भारी तबाही यहाँ पर दिखती है। तो इन तरंगों का इस्तेमाल करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम लोग पृथ्वी को अलग अलग डिफरेंट लेयर में हम लोग क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं जब पृथ्वी ठंडा हुई तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसे किसी रूप में यहाँ पर क्या होते जा रही है? कंप्रेस होते जा रही है। ठीक है, तो आंतरिक संरचना हम देखेंगे। मैंने क्या बताया कि जो पार्ट ऊपर में था वो क्या कहलाया? अपना कॉन्टिनेंट पार्ट कहलाया। और ऊपर का लेयर किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्रस्ट। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और जो ये उभरा मतलब दबा हुआ जो भाग था उसमें क्या बढ़ते गया? अपना वाटर बढ़ते गया। इसको हम लोग क्या बोले यहाँ पर? ओशनिक पार्ट या ओशनिक क्या हुआ? क्रस्ट हुआ। ठीक है, तो अंदर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे पृथ्वी को अलग अलग लेयर में हम यहाँ पर डिवाइड करते जाएंगे। तो जस्ट ऊपर वाला लेयर किस नाम से जाना गया? अपना क्रस्ट के नाम से। ये जो क्रस्ट है वो लिथोस्फीयर के ऊपर में यहाँ पर टिका हुआ है। तो अगला लेयर यहाँ पर किस नाम से जानेंगे हम लोग? लिथोस्फीयर। यहाँ पर देख रहे हैं अगला लेयर किस नाम से जाना जा रहा है? लिथोस्फीयर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लिथोस्फीयर ये सेकंड अपना लेयर हुआ। थर्ड हम लोग और नीचे जाते हैं, इसको किस नाम से जानेंगे? एस्थेनोस्फीयर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर। देन हम लोग जाएंगे नीचे और डिवाइड यहाँ पर फर्दर करेंगे। ये कौन सा पार्ट है? अपना मेंटल।
इसको हम बोले यहाँ पर आउटर मेंटल। देन और नीचे गए, यहाँ पर क्या कहलाया ये इनर मेंटल। उसके बाद हम लोग और नीचे जाते गए, फिर इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोले कोर। कोर को भी दो फॉर्म में बांटे हम लोग, एक अपना आउटर कोर, एक अपना इनर कोर। तो हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर में जाते जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं। तो ऊपर का पार्ट सबसे पहले हम लोग क्या कहलाए, जैसे ये देखें हम लोग यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट, ये अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट। फिर हम लोग क्या देखें यहाँ पर लिथोस्फीयर जो कि अपना ये वाला लेयर है। फिर हम क्या देखें एस्थेनोस्फीयर। फिर हम लोग देखे मेंटल। फिर हम लोग देखे यहाँ पर आउटर मेंटल, इनर मेंटल। फिर ये वाला कौन सा पार्ट था अपना आउटर कोर, देन इनर कोर। तो अलग अलग हम लोग डेप्थ में जैसे जैसे यहाँ पर जाते जाएंगे अलग अलग लेयर में डिवाइड करेंगे और अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोग को यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, जिसके कारण मैंने क्या बोला अन्य चीज़ों का निर्माण यहाँ पर संभव हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे यहाँ पर वेव्स का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग यहाँ पर जान पाए। तो भूकंपित तरंगे या जिसको हम लोग यहाँ पर किस नाम से जान रहे हैं सिस्मिक वेव्स के नाम पे जान रहे हैं, इसे मैकेनिकल वेव्स के नाम पे भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और इन वेव्स की एक विशेषता होती है कि इन्हें प्रोपोगेट होने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम या इन्हें यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और ये मीडियम कितने मीडियम होते हैं अपने पास में यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और तीसरा कौन सा मीडियम होता है यहाँ पर गैसियस मीडियम। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन वेव्स को यहाँ पर प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम लोग इन वेव्स को पृथ्वी के क्रस्ट से नीचे की ओर यहाँ पर प्रोपोगेट करते गए। और इन जो वेव्स है इनकी एक और विशेषता होती है यहाँ पर कि ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। लाइक जैसे हम लोग प्राइमरी वेव्स की या पी वेव्स की बात करते हैं, ये तीनों मीडियम में अपना यहाँ पर प्रोपोगेट होता है या तीनों माध्यम में चलता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि सॉलिड में इसका स्पीड क्या होता है अलग होता है, या सॉलिड में इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में इसका स्पीड कम हो जाता है और गैसियस मीडियम में इसका स्पीड सबसे कम होता है। तो दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं जैसे ये अलग अलग मीडियम से पास होते जाएगा इनके स्पीड में यहाँ पर या बिहेवियर में यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो जब हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह से अंदर भेजेंगे तो इनके स्पीड को कैलकुलेट करते हुए हम लोग को ये चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पर किस किस टाइप की चीज़ें अंदर में यहाँ पर मौजूद है और वो किस किस फॉर्म में यहाँ पर दिख रही हैं या मिल रही हैं। वही जब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी वेव्स केवल दो मीडियम पे यहाँ पर प्रोपोगेट हो पाता है, एक सॉलिड मीडियम और गैसियस मीडियम। सॉलिड मीडियम में अगेन इसका स्पीड हाई होगा और गैसियस मीडियम में इसका स्पीड क्या होगा कम होगा, लेकिन लिक्विड से ये पास नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो एस वेव की बात जब हम लोग यहाँ पर करते हैं और पी वेव्स की जब बात हम लोग करते हैं तो देखते हैं हम लोग पृथ्वी के क्रस्ट से हम लोग दोनों जो वेव्स हैं उसको ऊपर से नीचे की ओर प्रोपोगेट किए। तो हम देख रहे हैं कि लगभग शुरुआत में इनका दोनों का बिहेवियर क्या था यहाँ पर समान था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग देखें कि 2900 किलोमीटर के बाद में 2900 किलोमीटर के बाद में हम क्या देखते हैं जो एस वेव्स थी वो प्रोपेगेट होना यहाँ पर से बंद कर गई। तो दैट मीन्स ये क्या बताता है कि एस वेव 2900 किलोमीटर के बाद में जब प्रोपोगेट होना यहाँ पर बंद कर दे रही है, दैट मीन्स वो क्या शो करता है, ये कौन सी अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जिससे क्या पता चला कि शुरुआत में तो इनका स्पीड ज़्यादा था, दैट मीन्स ये अभी तक 2900 किलोमीटर तक का जो पार्ट है वो कौन से अवस्था में होगा, कहीं ना कहीं वो सॉलिड अवस्था में होगा। और 2900 किलोमीटर के पास बाद में यहाँ पर पास होना बंद कर गई, मतलब दैट मीन्स वो कौन सी अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पी वेव्स का क्या लिया, यहाँ पर सहारा लिया और उसको भी क्रस्ट वाले पार्ट से सेम यहाँ पर छोड़ा। शुरुआत में उसका 2900 किलोमीटर तक बिहेवियर यहाँ पर लगभग यहाँ पर समान रहा, लेकिन ये 2900 किलोमीटर के पास में बाद में भी क्या हो गई, यहाँ पर पास हो। तो दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या मौजूद है, अपना लिक्विड
मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब ये P यहाँ से पास हुई, इनका स्पीड क्या हो गया, काफ़ी यहाँ पर कम हो गया। तो दैट मीन्स अगेन ये चीज़ और कंफर्म हो गया कि शुरुआत में उसकी स्पीड हाई थी, देन फिर यहाँ पर लो हुई, और ये जो बिहेवियर चेंज था उसको हम लोग मेज़र किए। जैसे ये पता चला कि 2900 किलोमीटर के बाद में कौन सी अवस्था मौजूद है, लिक्विड अवस्था। फिर और आगे की ओर बढ़ते गए, आउटर कोर में हम लोग यहाँ पर देखे थे लिक्विड यहाँ पर था। इनर कोर में जैसे ही पहुंचे, अचानक से उसका स्पीड वापस से क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया। जिससे क्या पता चला, मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर कि जो P वेव है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, यहाँ पर सॉलिड में होता है। तो जब इसका स्पीड यहाँ पर बढ़ा तो उस बिहेवियर जो चेंजेस हुआ अपने को देखने के लिए मिला। इससे ये पता चलता है कि इसका जो इनर कोर है वो काफ़ी यहाँ पर सॉलिड अवस्था में मौजूद है। तो जिससे क्या पता चला हम लोगों को कि जो इनर कोर है, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में है, हमारी सॉलिड अवस्था में। आउटर जो अपना कोर है वो कौन सी अवस्था में है, यहाँ पर लिक्विड अवस्था में। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसको भी फर्दर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या हम लोग को बिहेवियर चेंज देखने के लिए मिले। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये सेम चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ये एस वेव्स, पी वेव्स दोनों यहाँ पर समान लगभग यहाँ पर प्रोपोगेट हो रहे हैं, समान बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पी वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए वह एस की बातें प्रारंभ में व्यवहार किया, परंतु आउटर कोर से भी वो पास हो गया और उसकी स्पीड कम हो गई, जो कि बताती है कि वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन इनर, ये केयर नहीं कोर है, इनर कोर में स्पीड सर्वाधिक था। अतः क्या पता चलता है हम लोग को, ये कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखें, ये अलग अलग हम लोग लेयर से पास किए। तो शुरुआत में हम क्या देखे, जब क्रस्ट से इनको प्रोपोगेट किया गया था तो लिथोस्फीयर से जब ये पास हुआ, इनकी स्पीड क्या थी, यहाँ पर ज़्यादा थी। दैट मीन्स लिथोस्फीयर कौन से रूप में है यहाँ पर मौजूद, सॉलिड अवस्था में। ये अपना क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कौन सा क्रस्ट अपना, ओशियनिक क्रस्ट। इसके नीचे वाले लेयर को हम क्या बोले यहाँ पर, लिथोस्फीयर। तो हम क्या देखें यहाँ पर एस वेव की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, पी वेव की भी स्पीड यहाँ पर क्या थी, ज़्यादा थी, जो कि क्या बताया था कि लिथोस्फीयर कौन सी अवस्था में यहाँ पर, सॉलिड। लेकिन जब हम यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर की ओर यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम देखे थे कि एस वेव भी पास हो गया था और पी वेव भी पास हो गया था। दैट मीन्स क्या एस्थेनोस्फीयर लिक्विड अवस्था में है, क्या नहीं है। परंतु हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखें कि जैसे ही वो लिथोस्फीयर को क्रॉस किया और एस्थेनोस्फीयर में पहुँचा, उसकी स्पीड और बिहेवियर में हम लोग को चेंजेस देखने के लिए मिली। तो दैट मीन्स इससे ये पता चलता है हम लोग का कि ये प्रॉपर या पूरी तरीके से सॉलिड तो नहीं है ना। अतः सॉलिड और लिक्विड के एक बीच का स्टेट हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेमी मोल्टन फॉर्म। ना ही बहुत ही अधिक कठोर, ना ही बहुत ही अधिक यहाँ पर तरल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर में जो यहाँ पर है, इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पर, मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स जब एस्थेनोस्फीयर से वो क्रॉस कर रहा है, एस की भी स्पीड क्या होती जा रही है, अपनी कम होती जा रही है, और पी की भी स्पीड क्या हो गई, अपनी कम हो गई, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये जो एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है, ये जो एस्थेनोस्फीयर वाला अपना पार्ट है, सॉरी, ये जो एस्थेनोस्फीयर वाला जो अपना पार्ट है, वो अपना सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में अपना यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या नाम से जाने, यहाँ पर मैग्मा के नाम से जाने। और इस मैग्मा के ऊपर में अपना लिथोस्फीयर और क्रस्ट वाला पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर तैर रहा है या फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं इस मैग्मा के ऊपर में क्या कर रही है, अपनी फ्लोट कर रही है। अब आगे देखेंगे कि इसी मैग्मा में फ्लोट करने के कारण अपने पहाड़ों का निर्माण होगा, और इसी के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, नदियाँ भी एग्जिस्टेंस में यहाँ पर आती जाएंगी। लेकिन अब हम और आगे बढ़ते हैं, एस्थेनोस्फीयर के बाद में हम मेंटल
लेयर में पहुंचते हैं। तो आउटर मेंटल की जब हम लोग बात करते हैं और इनर मेंटल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये दोनों जगह से अपना हम क्या देख रहे हैं, एस और पी यहाँ पर से पास हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्पीड ज़्यादा थी, एस और पी दोनों की ज़्यादा थी, जो कि ये बताता है कि ये भी कौन सी अवस्था में यहाँ पर सॉलिड अवस्था में है। लेकिन जैसे ही ठीक है हम कोर पे पहुंचे, कोर मतलब आउटर कोर में पहुंचे, ठीक है 2900 किलोमीटर के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आउटर कोर में यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी एस वेव प्रोपोगेट होना बंद हो जाती है, जो कि क्या शो करती है कि आउटर कोर में पूरी से पूरी तरीके से क्या मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। और इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या देखें, पी वेव को भी हम लोग यहाँ पर प्रोपोगेट किए, जिसकी स्पीड क्या हो गई थी, यहाँ पर कम हो गई थी। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कौन सी चीज मौजूद है, अपनी लिक्विड। ठीक है, देन फिर हम क्या देखते हैं, ये जो पी वेव है वो आगे और इसको प्रोपेगेट किया गया, तो क्या पता चला कि इसकी स्पीड अचानक से यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इनर कोर में पहुंचने के बाद में इसकी स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होने के कारण हम क्या देख रहे हैं, क्या पता चलता है इससे कि अंदर की चीजें बहुत ही ज्यादा कौन से फॉर्म में, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है। और आगे यही पता चलता है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो फेरस और निकिल मौजूद है, जो कि काफी क्या होती है, यहाँ पर सॉलिड होती है। तो हमको इससे क्या पता चल रहा है कि अर्थ का इंटीरियर हमारा कैसा है, और जैसे ये पता चला कि ऊपर की चीजें इस मैग्मा के ऊपर में क्या कर रही है, यहाँ पर फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो अंदर है तब तक इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्मा बोल रहे हैं। और यही जब मैग्मा बाहर की ओर निकल जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना अर्थ का इंटीरियर, जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि अर्थ के अंदर में कौन कौन सी चीजें किन किन फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं, या मैटर्स कौन से फॉर्म में अपने पास में यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। तो इंटीरियर की बात कर लिए, अब बाकी हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे कि अदर एंटिटीज का निर्माण कैसे हुआ,